देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पे मैं हूँ आपके साथ शिवानी, और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में आने वाले एंगल्स के प्रकारों के बारे में। ज्यामिति में बिंदु, सरल, वक्र रेखाओं और चापों के द्वारा कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज और वृत्त। इन्हें हम ज्यामिति आकृति कहते हैं। इन्हीं आकृतियों के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर सुनील यादव, और साथ में हैं हमारे स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो टॉपिक या जो विषय है, महान वैज्ञानिक यूक्लिड के द्वारा दिए गए 3 बिंदुओं, 3 शब्दों के द्वारा जो बिंदु, रेखा और समतल, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार यादव, IIT कॉलेज के। आप लोग भी अपना परिचय बताइए। मैं शिशिर कुमार। मैं विकी। मैं सूर्यांश। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बिंदु, जिस पर हम लोग पहले एपिसोड में विचार कर चुके हैं, इसका दूसरा शब्द है लाइन, या जिसे हम रेखा कहते हैं। तो आप लोग बताइए, लाइन या रेखा से आप क्या समझते हैं? सर, मेरे हिसाब से लाइन सिंपल कॉपी पे ड्रॉ किया हुआ एक सीधी रेखा, उसे लाइन बोलते हैं। मुझे लगता है लाइन और रेखा में कोई अंतर नहीं है। सर, आप बताइए। मेरे अनुसार भी जो रेखा होती है वो एक कागज पर हम लोग कोई भी लाइन खींच देते हैं, या मैंने उसे कहें कि हम लोग कुछ भी खींच दिए हैं पेन से या पेंसिल से, तो उससे हम लोग रेखा का। मेरे अनुसार रेखा बिंदुओं के मिलने से बनती है। बिंदुओं के जो समूह होती हैं उनसे रेखा बनती है। सर, बिल्कुल सही। कि तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेखा क्या है। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, और उन पॉइंटों को एक लाइन में आप व्यवस्थित करिए, एक लाइन में ही व्यवस्थित करिए। फिर उसके बाद उन सारे पॉइंटों को मिलाइए। मिलाने के बाद जो लाइन या जो चीज हमें बिंदुपथ मिलता है जी, उन सारे मतलब पॉइंटों का, उन्हीं पॉइंटे के बिंदुपथ को ही क्या कहते हैं? लाइन या रेखा कहते हैं। किंतु लाइन या रेखा का प्रसार एक ही तरफ, कहने का मतलब हुआ कि दाएं और बाएं के तरफ होता है। मतलब लाइन दाएं तरफ भी प्रसार कर सकता है और बाएं तरफ भी प्रसार कर सकता है। इस तरह हम कहें कि लाइन का प्रसार क्या है? अनंत तक है, दोनों तरफ अनंत तक लाइन का प्रसार है। और जो लाइन का हम नोटेशन या प्रदर्शित करते हैं, उसे लाइन पे हम क्या करते हैं कि लाइन पे कोई 2 बिंदु लेते हैं और उन 2 बिंदुओं के ऊपर 2 शीर्ष वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं। ये 2 शीर्ष ये बताते हैं कि लाइन का प्रसार दोनों तरफ दाएं और बाएं अनंत दूरी तक जाएगी। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए। सर, ये जो रेखा होती है उसके दोनों तरफ तीर का जो निशान बना रहता है, अगर वो तीर का निशान ना हो तो क्या वो रेखा होगी? नहीं, अगर वो तीर का निशान हट जाए तो वो रेखा नहीं होगी। वो केवल रेखा का एक पार्ट होगा, जिसे हम लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। जी सर। ये तीर ये बताता है कि ये लाइन दोनों तरफ अनंत दूरी तक, अनंत तक प्रसार है। अगर ये तीर हटेगा तो केवल ये रेखा या लाइन का कुछ पार्ट ही बताएगा, जिसे हम लोग रेखाखंड या सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। जी सर। फिर हम दूसरी बात कर रहे हैं कि समतल, समतल या जिसे प्लेन कहते हैं। जी सर। प्लेन एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, किंतु मोटाई नहीं होती है। और समझ रहे हैं कि प्लेन में जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्लेन को प्रदर्शित करने के लिए किन्हीं 2 चीज की जरूरत पड़ रही है, लंबाई और चौड़ाई की। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन की जो बीमा होती है, प्लेन का जो डायमेंशन, वो कितना होगा? 2 होता है, क्योंकि इसमें हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है, लंबाई और चौड़ाई। प्लेन की जो मोटाई होती है या थिकनेस जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल 0 होती है। तो आप अपने दैनिक लाइफ में कोई प्लेन का एग्जाम्पल बताइए जिसे आप देखते हो।
सर कागज जो होता है, जो हमारे कॉपी का जो एक पन्ना होता है, उसे हम सर एक प्लेन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई तो होती है, लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि मोटाई उसकी कुछ होती है। आप बताइए। सर कोई पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा, क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है सर, चौड़ाई भी और उसकी मोटाई भी होती है। तो सर ये एक एग्जाम्पल। नहीं, तो कहा गया है कि प्लेन ऐसी चीज है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है किंतु मोटाई नहीं होती। आप बताइए। सर मैं ये कह सकता हूँ कि एक पेड़ के पत्ते को भी हम समतल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मगर मोटाई ना के बराबर होती है। सर देखिए, हमारा जो प्लेन या समतल से जो हमारा तात्पर्य होता है, वो कोई भी हम चीज लेते हैं, सपोज करिए अगर हम ये टेबल या मेज को ले रहे हैं, तो प्लेन से हमारा तात्पर्य ये होता है कि इसकी ऊपरी सतह से होता है। जी सर। इसकी ऊपरी सतह से होता है, ना कि उसके मोटाई से होता है। इसके केवल ऊपरी सतह से को ही हम प्लेन कहते हैं। अगर हम ये इस दीवार की बात करें तो दीवार की जो ऊपरी सतह वो एक प्लेन है। जी सर। ऊपरी सतह से बात करें, हम पूरे दीवार की बात नहीं कर रहे हैं या पूरे इस मेज की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं। तो ऊपरी सतह इसकी प्लेन है या दीवार की ये ऊपरी सतह एक प्लेन है। सर एक क्वेश्चन हाँ, पूछना है। अगर हम कोई एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, अगर उसकी ऊपरी सतह का बात कर रहे हैं तो वो प्लेन हुआ, तो सर इसे हम अलग करके बात कर रहे हैं कि जैसे इसका अगर हम ऊपरी सतह लेंगे तो क्या होगा, तो सर इसका भी कुछ नाम होगा सर, कि जैसे उसको रेखाखंड बोलते हैं, तो इसे भी सर कुछ नाम के द्वारा हम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसकी ऊपरी सतह को ही हम प्लेन कहते हैं, ना इस पूरे दीवार को हम प्लेन नहीं कहेंगे। पूरे दीवार को वो प्लेन नहीं है। अगर पूरे दीवार को हम अगर कंसीडर करेंगे तो पूरे दीवार में उसकी मोटाई भी आ जाएगी। जी सर। जबकि हमने कहा है कि प्लेन वो चीज है, प्लेन वो सतह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो उस दीवार की हम केवल ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं। इस सेंस में देखा जाए, जो प्लेन का जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, तो प्लेन का दूसरा एग्जाम्पल बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, आप एक खेल का ग्राउंड भी ले सकते हैं। खेल का जो ऊपरी ग्राउंड होता है वो भी एक प्लेन ही होता है। ऊपरी ग्राउंड की बात कर रहे हैं, वो भी एक प्लेन ही होता है। जी सर। अगर आपके अनुसार से ये अगर देखा जाए तो कोई भी चीज हम लोग लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सर हम टेबल लेते हैं, हाँ, तो टेबल का ऊपरी सतह भी हुआ, वो भी प्लेन हुआ। अगर सर अगर मान लीजिए हम अगर कोई बॉक्स लेते हैं सर, साउंड बॉक्स या लाउड स्पीकर जिसे हम लोग मतलब बोलते हैं, जो शादी वगैरह में हम लोग बजाते हैं, तो वो उसका जो सर ऊपरी सतह होता है उसे भी सर हम लोग प्लेन बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। जो साउंड बॉक्स, जो बड़े बड़े बॉक्स, साउंड बॉक्स होते हैं, तो आपने देखा ऊपर टॉप पे भी तो साइड में भी लगे रहते हैं। जी सर। साइड में दोनों तरफ लगे होते हैं। तो साइड में जो तरह है वो भी एक प्लेन की तरह, उसका ऊपरी सतह प्लेन की तरह ट्रीट या प्लेन की तरह ही माना जाएगा। पूरे बॉक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसकी ऊपरी सतह ही एक प्लेन है। क्योंकि इसमें क्या है, ऊपरी सतह अगर कंसीडर करेंगे हम लोग तो उसमें लंबाई चौड़ाई आएगी, मोटाई हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। जबकि यही प्लेन की परिभाषा है कि लंबाई हो, चौड़ाई हो और वो थिकनेस या मोटाई शून्य हो या जीरो हो। जी सर। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। हम जो नदियाँ देखते हैं तो उन नदियों की जो ऊपरी सतह होती है, तो क्या हम उसे भी समतल यानी प्लेन कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये एग्जाम्पल आपसे बताने वाला ही था कि प्लेन की जो नदियां होती हैं वो भी एक समतल की तरह ही बिहेव से समतल ही ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, पूछना है क्या, मैं बस ये आपसे कंफर्म होना चाहता हूँ कि जो हमारे खेतों में जो मैदान होते हैं उनकी भी ऊपरी सतह हाँ, प्लेन ऊपरी सतह समतल प्लेन ही हुई? होती है, प्लेन ही होती है। जी। फिर इसका नेक्स्ट जो हम शब्द पे विचार करने जा रहे हैं, संपाती बिंदु या जिसे संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जी सर। कोलिनियर पॉइंट या संपाती बिंदु या संरेख बिंदु कहते हैं। तो इस विषय में आप लोग का क्या विचार है, किसे कहते हैं, संपाती बिंदु या संरेख बिंदु? सर संरेख बिंदु मतलब एक ही बिंदु से होके एक से अधिक रेखाएं निकलती हो। क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। एक बिंदु है सर, उससे सर एक से अधिक रेखाएं उससे गुजर के निकलती। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आप बताइए। मेरे अनुसार से सर एक या एक से ज्यादा जब बिंदु है और एक ही लाइन, एक ही मतलब प्लेन में, एक ही लाइन में है, एक ही सिध में है, तो उनसे होकर जो रेखा गुजरती है संपाती बिंदु कहते हैं। बिल्कुल सही। आप बताइए। जी सर, मैं अपने सहपाठी विक्की से सहमत हूँ और मैं भी ये कुछ कहना चाहता हूँ कि संपाती बिंदु वह बिंदु है जिससे एक रेखा गुजरती है, उस रेखा पर एक से ज्यादा बिंदु हो। मैं यही कहना चाहता हूँ सर। देखिए, संपाती बिंदु या संरेख बिंदु का मतलब ये है
कि जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो तो हम कहते हैं कि ये बिंदु एक ही रेखा पे हैं, मतलब एक ही सीध में है, जी सर। मतलब सारे बिंदु क्या है, एक ही रेखा पे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि संपाती बिंदु। जी सर। अगर सर मान लीजिए 10 बिंदुएं हम लेते हैं, हाँ, जिसमें बोलिए। से सर 5 बिंदु एक ही रेखा पर लाई करती हैं, बाकी की 5 बिंदुएं में 3 बिंदु अलग एक रेखा बना रही है, बाकी की 2 बिंदु अलग एक रेखा बना दे रही है, तो क्या सर मतलब उन 10 बिंदुओं को हम लोग संपाती बिंदु कहेंगे या नहीं, 10 बिंदुओं को आप जब कंसीडर या मान रहे हो, 10 बिंदुओं को जब एक साथ ले रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि 10 बिंदु संपाती हैं। जी। उनमें से कुछ बिंदु संपाती हैं, कुछ नहीं संपाती हैं, किंतु ये सारे जो 10 बिंदुएं लिए हैं आप एक प्लेन में कह सकते हैं जी सर। कि ये सारे बिंदु क्या है, एक प्लेन में है, किंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे संपाती हैं। उसमें से कुछ क्या है संपाती और कुछ संपाती नहीं है। जी सर। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। आपने अभी कुछ क्षण पहले बताया कि रेखा बिंदुओं का समूह है, तो सर ये एक रेखा पे बहुत सारी बिंदुएं हैं जी। और आपने बताया कि संपाती बिंदु वह बिंदु है जो एक रेखा पर 2 या 2 से अधिक बिंदु हों। जी, तो सर रेखा भी तो बिंदुओं के मिलने से बनी, बिल्कुल तो सर हर रेखा को संपाती बिंदु कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो रेखा की उत्पत्ति है वो बिंदुओं के ही अरेंजमेंट से ही हुआ है। जी सर। बिंदुओं के अरेंजमेंट से ही आपको क्या मिलता है, रेखा कहते हैं। जी सर। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, क्या आप बताइए 2 बिंदु क्या हमेशा संपाती होती हैं कि नहीं? हाँ सर। आप बताइए। सवाल ये है कि 2 बिंदु क्या हमेशा संपाती होती हैं? मेरे अनुसार से होती है सर। होती है सर। जी सर, होती है। बिल्कुल सही बात है कि 2 बिंदु हमेशा संपाती होती हैं, क्योंकि उन 2 बिंदु से अगर कोई भी मिलाती हुई लाइन कोई भी खींचेंगे तो वो दोनों बिंदु एक ही लाइन पे एक ही रेखा पर इसलिए कहते हैं कि 2 बिंदु हमेशा संपाती होती है। होते हैं। दूसरे पॉइंट या शब्द पर हम विचार करें जिसे हम कोप्लेनर पॉइंट या एक समतली बिंदु कहते हैं। कोप्लेनर पॉइंट या एक समतली बिंदु, जी सर। तो इससे क्या मतलब है, आप बताइए अपना विचार। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। सर अभी आपने बोला कि संपाती, ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि संरेख वर्ड भी यूज किया हाँ, था जी, सर, जी। ठीक है, तो संरेख और संपाती सेम चीज है? हाँ, दोनों एक मतलब दोनों सेम ही चीज है, एक ही चीज के 2 नाम है। कहते हैं ना कि एक सिनोनिम्स है, ठीक है जी सर, सर। थैंक यू। पर्यायवाची है। पर्यायवाची, पर्यायवाची। जी सर। कोप्लेनर पॉइंट या एक समतली बिंदु से क्या मतलब है, आप लोग बताइए। एक समतलीय बिंदु सर हम उसे कह सकते हैं जो एक ही समतल में हो। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऐसे बिंदु जो एक ही प्लेन में स्थित हो जी सर। जी उसे सर। हम कहते हैं कि एक समतली बिंदु। जी सर। जैसे अगर इस टेबल को आप कंसीडर माना जाए तो इस टेबल पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इस टेबल के अंदर इस पे ही होगा, तो हम कहेंगे कि हमने जो भी पॉइंट लिया है जी सर। वो इस टेबल पे ही है या इस समतल पे ही है, तो हम कहेंगे ये सारे पॉइंट क्या है, एक समतली है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग के सामने आता है रेखाखंड, ये जिसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। सर लेकिन अगर वो एक ही प्लेन पर मतलब जितनी भी बिंदु हैं सभी समतलीय हैं, तो मतलब सर ये हम लोग कह सकते हैं कि जो संपाती बिंदु होती हैं वो भी समतलीय हैं? नहीं, अगर वो लाइन समतल में, अगर वो लाइन जो आपने खींचा, अगर वो लाइन प्लेन पे लाई करेगा, क्या होगा, वो लाइन प्लेन के अंदर है, इसका मतलब वो पॉइंट भी क्या है, उस प्लेन के अंदर है, तो एक क्या होगा, एक संपाती या एक कह लें कि एक ही प्लेन में होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो लाइन उस प्लेन में लाई करे, जी सर। स्थित हो। जी सर। तो रेखाखंड के बारे में आप कुछ बताइए, जिससे पहले अभी कुछ समय पहले हम लोग विचार किए थे इस पे। आप बताइए रेखाखंड किसे कहते हैं, या लाइन सेगमेंट जो हो। अगर दोनों तरफ अगर तीर का निशान अगर ना रहे तो जैसे उस चीज को रेखाखंड बोलते हैं, मतलब जिसकी एक सीमित लंबाई हो, कह लिया जाए, लंबाई हो, उसे ही रेखाखंड। आप बताइए। सर मुझे लगता है मतलब जैसा नाम से कि रेखाखंड, तो सर मतलब ऐसी रेखा जिसको हम लोग विभाजित कर सके, छोटे छोटे भाग में विभाजित कर सके, उसे रेखाखंड कहते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि हमने रेखा को ही विभाजन किया है, जी सर। और उसके टुकड़े को ही हम क्या कह रहे हैं, रेखाखंड खंड कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, आप बताइए। सर मेरे सहपाठी विकी ने फिर से एक बार मेरे अनुसार सही बताया है, और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो रेखा होती है उसके जो छोटे से हिस्से होती है, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े या जी। हिस्से जो निकलते हैं, उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं या रेखाखंड रेखाखंड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो रेखाखंड को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जी सर। तो क्या होता है कि रेखाखंड एक बिंदु से स्टार्ट होता है,
जिसे हम लोग प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, जी और सर। दूसरे बिंदु पे जाके एंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, जिसे अंत बिंदु कहते हैं। अगर किसी रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु ए हो और अंत बिंदु बी हो, तो रेखाखंड को जो प्रदर्शित करने का हम लोग का तरीका है, उसे क्या कर लिखते हैं, ए बी, और ए बी के ऊपर मतलब ए बी के शीर्ष पर हम एक लाइन खींचते हैं जिसे हम लोग बार बोलते हैं, जी सर। और उसके ऊपर हम दोनों साइड या किसी एक साइड हम एरो का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये बार केवल रेखाखंड को बताता है। अगर हमने एरो लगा दिया, अगर एक तरफ एरो लगाया तो वो दूसरा चीज बताने लगेगा, अगर दोनों तरफ लगाया तो वो रेखा बता रहे। तो हम दोनों तरफ इसके एरो नहीं लगाते हैं, केवल सिंपल हम बार का यूज करते हैं, उसके ऊपर लाइन का यूज करते हैं रेखाखंड को प्रदर्शित करने के लिए। जी सर। दूसरा जो पॉइंट हम लोग के सामने आ रहा है, जिसे किरण या रे बोलते हैं हम लोग, तो किरण या रे क्या है आप बताइए आप लोग। सर मेरे अनुसार से जहाँ तक मैंने घर पर सुना है, तो किरण सर हम लोग सूर्य की प्रकाश जो निकलती है उसे सर हम लोग किरण बोलते हैं। आप बताइए। सर किरण मेरे अनुसार वह बिंदु होती है जो किसी एक स्थान से प्रारंभ होती है और वो रेखा बनाते हुए वो किरण आगे चली जाती है, वो एक रेखा के रूप में रूपांतरण होते जाती है। बिल्कुल सही बात है, आप बताइए। सर मैं अपने दोस्त से सहमत हूँ, मुझे लग रहा है इसने सही बताया है सर। हाँ देखिए, जो किरण या रेखा की हम बात कर रहे हैं, किरण या रेखाखंड, किरण रेखा का ही एक भाग होता है, किंतु अंतर ये होता है कि जो किरण होता है, किरण का स्टार्टिंग जिससे प्रारंभिक बिंदु होता है वो फिक्स होता है, जी सर। और इसका एंड बिंदु मतलब अंत बिंदु वो एक रेखा की तरह आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और इसका प्रसार अनंत तक होता है। जी सर। किरण का जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो फिक्स होता है या फिक्स होता है, जिसका प्रसार अनंत बिंदु तक होता है, इसे ही हम किरण कहते हैं। जी सर। सर पूछिए। तो मतलब जो सर सूर्य की प्रकाश निकलती है तो उसे सर किरण नहीं बोलते हैं? क्यों किरण बोलते हैं हम लोग? तो सर उसे भी किरण बोलते हैं, और ये जो आप बता रहे हैं ये रेखा जो कि अनंत तक जाती है और एक बिंदु से प्रारंभ होती है, इसे भी किरण बोलते हैं। जी जी। तो सर दोनों किरण में फर्क क्या है, अंतर नहीं, क्या है? जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम अपने टॉपिक्स पे जो विचार कर रहे हैं कि किरण क्या है जिसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है, तो वो सूर्य जो है उस किरण के लिए फिक्स है, जी सर। और वहाँ से किरणें निकलकर हमारे तरफ आ रही हैं। जी सर। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो प्रारंभिक बिंदु है, जो जिसे हम सूर्य कह रहे हैं, वो चीज किरण के लिए क्या है, फिक्स है। जी सर। तो वो इसके लिए प्रारंभिक बिंदु है, और किरण निकलकर हमारे तरफ आ रही है जो अनंत तक दूरियां तय कर हमारे पास आ रही है। बिल्कुल सर। तो ये किरण हुई। जी सर। दूसरा शब्द जो हमारे सामने आ रहा है कोण, जिसे एंगल कहते हैं, तो एंगल या कोण के विषय में आप लोग कुछ बताइए। मैं कह सकता हूँ कि कोण दो रेखाओं के मिलने से बनती है, और वो दो रेखाएं अपनी अलग दिशा में हो और ना कि अपनी ही दिशा में हो, अपनी सेम दिशा में हो। वो दो दिशाएं उन दोनों रेखाओं की भिन्न होनी चाहिए, तो वो एक कोण को उत्पन्न करती है। या जी, तो आपको कहने का मतलब कि दो रेखाएं की दिशा भिन्न होनी चाहिए, तो कोण जिसे हम एंगल कह रहे हैं, तो वो कोण उन रेखाओं पे कहाँ बनेगा? सर वो एक प्लेन पे बनेगा, समतल पर खींची हुई दो मेरे रेखाएं। अनुसार से सर दो रेखा नहीं बोलेंगे हम, मतलब दो किरणें बोल सकते हैं। दो किरण जब एक समतल स्थल पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, वो मतलब उल्टे विपरीत दिशा में, दो किरणों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो मतलब सेम है, जहां से कि वो प्रारंभ हो रही है, और वो दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। सर बाकी सर आप ही समझाएं हमें। क्योंकि सर हम में भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है सर। ठीक है, देखिए कोण या जिसे हम एंगल कह रहे हैं, कि जिस तरह नाम है कि कोण क्या है कि एक चित्र है। जी सर। कोण एक चित्र है जो दो ऐसे किरणों के मिलने से बनता है। अब दो ऐसे किरणों के मिलने से बनता है, अब वो दो किरण कैसे होनी चाहिए? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, जिसका प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए। अगर सपोज करिए कि आपके पास अगर दो पेन हैं, दो पेन को मतलब इनकी प्रारंभिक बिंदु को आप ये मिलाकर पकड़ लीजिए, तो उनके बीच में कोई गैपिंग होगी। सपोज करिए कि हमारा पहला पेन एक किरण है और दूसरा पेन दूसरा किरण है, तो उनके बीच में जो गैपिंग होती है, जी सर, आप पेन को सटा के नहीं पकड़ना, उनके बीच में कुछ गैप या कुछ जगह रखनी है। तो उनके बीच में जो जगह होती है उसी को हम कहते हैं
कोण बोलते हैं। अब जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट या जो प्रारंभिक बिंदु होता है, जहाँ से ये दोनों रेखाएं निकलती हैं, जी सर, जिसे सेम बिंदु कह रहे हैं, उसे कहते हैं कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष बोलते हैं। और ये जो दोनों किरण होती हैं, इसे कहते हैं कोण का भुजा, कोण का भुजा कहते हैं, जैसे एंगल ऑफ साइड्स कह लेते हैं। जी सर। अब सवाल ये है कि कोई भी कोण प्लेन को कितने भागों में बांटती है, कोई भी कोण प्लेन या समतल को कितने भागों में बांटती है। तो आपके विचार से बताइए, कोई कोण प्लेन को कितने या समतल को कितने भागों में बांटती है? सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। पूछिए। सर अभी आपने कहा कि दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु अगर सेम है जी जी, तो उनके बीच में जो गैप बनता है उसे सर हम लोग कोण कहते हैं। जी तो सर आपने एग्जाम्पल दिया पेन का। जी। तो सर पेन को तो हम किरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पेन तो सर उनका दोनों जो बिंदु होते हैं, दोनों जो छोर होते हैं, जी, वो जी। तो सर मतलब एक रेखाखंड की तरह हम जी, उन्हें जी, जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो आप लोग को समझाया है कि पेन को ही हमने एक किरण मान लिया था। जी सर। जैसे आपके सामने अगर ये माइक रखी है, तो माइक में देखिए कि दो लाइन एक दूसरे को मिली हुई हैं, तो उनके बीच में देखिए कुछ गैपिंग है। जी सर। तो वो गैपिंग ही क्या कहलाती है? एंगल या कोण, जिसे हम बोलते हैं। तो विचार ये हो रहा था कि कोण या एंगल प्लेन या समतल को कितने भागों में बांटता है, तो आप बताइए। सर 2 भागों में बांटते हैं। जी, और कौन कौन से भाग हैं वो? एक सर जैसे हमें एक तो छोटा होगा सर और एक बड़ा। चलिए ठीक है, आप बताइए। एक सर आंतरिक भाग होते हैं और एक सर बाह्य भाग, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो आंतरिक भाग कौन सा होगा और बाहरी भाग कौन सा होगा, आप बताइए। सर आंतरिक भाग जो उन दोनों कोण के बीच में जो समतल रहती है वो आंतरिक भाग हुआ, और जो उन कोण के बाहर जो समतल है वो उसकी बाहरी भाग हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी आपके सामने हम लोग पेन का एग्जाम्पल लिया था। जी सर। सपोज करिए, पेन को छोड़िए, ये माइक का अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लें, तो माइक में जो आपके सामने रॉड्स या जो स्टील की रॉड्स लगी हुई है, देखिए दोनों के बीच में कुछ गैपिंग है, जिसे हम कह रहे हैं कि एंगल या कोण है। और ये दोनों जो स्टील की रॉड्स हैं, इसे हम बोल रहे हैं कि ये किरण या रेखाएं हैं। ठीक है। तो अगर इस दोनों रेखाएं किरण पर, इस दोनों किरण पर आप एक एक पॉइंट लीजिए। जी सर। जी सर। सपोज करिए हमने पहला पे पॉइंट ए लिया और दूसरे पे बी लिया। अब उन दोनों पॉइंट को आप मिलाइए। जी सर। तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड मिलेगा। जी सर। जी सर। तो रेखाखंड जिस प्लेन में लाई करता है, या कह लीजिए कि रेखाखंड का जिस प्लेन या जिस समतल में लाई करेगा, उसे हम कहते हैं आंतरिक भाग। और रेखाखंड जिस प्लेन में लाइन नहीं करता, उसे कहते हैं बाहरी भाग। कहने का मतलब हो गया, कोण के बीच का जो भाग होगा उसे हम कहेंगे आंतरिक भाग, और कोण के बाहर का जो भाग होगा उसे हम कहेंगे बाहरी भाग। बाहरी भाग। अच्छा सर, अगर जैसे हम लोग अगर जनरल लाइफ में अगर एग्जांपल लेते हाँ, हैं, हाँ। तो घर का चौखट, हाँ। अगर चौखट का 2 किनारा ले लें, हाँ। जैसे हमें समझने के लिए मेरे हिसाब से हाँ, सबसे हाँ, अच्छा जी, यही बताइए। रहेगा सर कि अगर चौखट है सर, चौखट का कोई 2 किनारा, तो वो रेखाखंड के अंदर वाले को बोलेंगे आंतरिक कोण, और उसके बाहर जो भी है, जो उसके नहीं आ रही है जो किनारे, उसे हम लोग बोलेंगे बाहरी कोण। ये सर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं। जी सर। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें या ये विचार करें कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग के सामने आता है कि न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। जी सर। जी सर। तो न्यून कोण वो कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। जी सर। तो कोई ऐसा रियल लाइफ या दैनिक जीवन में एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे आपने देखा होगा घरों के बनावट में या कहीं ऐसी क्या हो कि उसका मान 90 डिग्री से कम होता है। कोई ऐसा है आपने देखा अपने घरों में कि उसका मान 90 डिग्री से कम, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सर इसमें से। जैसे घर का जब ढलाई होगा, ठीक है, तो कहीं हम समतल करते हैं और कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि पानी का बहाव सही से हो, तो उसको ढाल देते हैं, तो वो जो ढालते हैं सर वो 90 डिग्री से कम होता है। जी जी। तो ये सर एग्जाम्पल है। और सर और भी जैसे कि बल्ब लगाते हैं, तो सर कोई सीधा आता है, कोई सर हल्का डाउन करते हैं। डाउन इसलिए करते हैं कि प्रकाश ज्यादा आएगा घर में, जी। और अंजोरा के लिए सर, तो वो भी एक सर एग्जाम्पल न्यून कोण का न्यून है। कोण का है। ये माइक किस कोण पे टिका हुआ है? ये भी सर न्यून कोण पर ही है। ये भी न्यून कोण पे, क्योंकि इसके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम कम है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि समकोण।
जी सर। जिसे राइट एंगल कहते जी हैं। सर। तो वो कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। समकोण कहते हैं। तो समकोण का कोई दैनिक लाइफ में जो आपने एग्जाम्पल दिखा बताइए। सर, समकोण में हम लोग घर के दरवाजे ले सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः मतलब सर समकोण स्थिति में बनाए जाते हैं। वो कि मतलब चौखट अगर होते हैं तो वो सर 90 डिग्री के एंगल में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। पर इसे हमेशा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कब हमें चौखट कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है। तो ये सर मेरे सर, को मैंने सामान्यतः कहा कि मतलब हम लोग वही घरों में यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः जो चौखट का निर्माण होता है वो क्या होता है? एक समकोण। समकोण पे ही चारों भुजाएं रहती है। जी सर। वो इन केस होता है कि जब किसी कारण या जब गर्मियों के मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो वो ट्विस्ट हो जाता है, लकड़ियां जो होती है वो ट्विस्ट हो जाता है। तो उस समय जो चौखट की चारों भुजाएं 90 डिग्री पे नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें टेढ़ापन कुछ आ जाता है। जी सर। आप इस जंगले के देख लें, जंगले की जो चारों भुजाएं क्या है? 90 डिग्री पे ही है। जी सर। हम कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री या समकोण है। या फिर सर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मतलब दीवार हम लोग बनाते हैं कमरों के निर्माण के लिए, हम लोग सर दीवार बनाते हैं जी। तो वो दीवार भी एक दूसरे के समकोण पे ही होती हैं। आप आपके सामने भी देख सकते हैं कि एक दीवार दूसरे दीवार पे समकोण ही बनाती है। फिर दूसरे हम आते हैं, एक जो हम लोग के सामने आ रहा है अधिक कोण, जिसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो वो कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं, जिसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जी सर। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए अपने लाइफ या अपने घरों में देखे हो। सर इसमें एग्जाम्पल तो सर अभी दिमाग में से नहीं आ रहा, पर हम प्रैक्टिकली हम लोग खुद बना सकते हैं। कह लें कि इस तरह अपने हाथों को कर लें, हाँ। 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 इस तरह 180 होगा। सीधा तो ना करके हाँ, और सीधा ना थोड़ा करें सा एकदम स्ट्रेट ना और करके, स्ट्रेट ना भी करें, इसके बीच में रखें। तो हाँ, इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। सर, और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारी दैनिक जीवन में जो पंखा होता है सर, जिसे हम दीवार में लगाते हैं, हाँ, जिसे वॉल फैन कह रहे हैं आप। वॉल फैन भी कहते हैं, तो सर वो रोटेट होती है, घूमती है। जी जी तो वो सर 0 डिग्री से लेकर 180 तक घूमती है, जी, ताकि जी। हवा चारों तरफ लगे। जी, जी। मगर वो पूरी तरह 180 नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। जी सर, तो हम इसे भी मान सकते हैं कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अधिक कोण का जो हम लोग परिभाषा दिए थे 90 अंश से अधिक जी। किंतु 180 से कम। जी सर, 90 अंश जी से सर। अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम। किंतु आपने अपने घरों में भी देखा होगा, घरों में आप सभी को घरों में क्या सीढ़ियां लगी होती हैं? जी सर। जी सर। सीढ़ियां लगी होती हैं। तो क्या स्टार्टिंग में सीढ़ियां क्या होती है? इस तरह चढ़ती हैं, जी सर। थोड़ा स्लोप रहता है, फिर जहाँ पे होता है फिर यहाँ से एक प्लेन बनता है। जी सर। फिर प्लेन बनने, तो प्लेन और इस स्लोप के बीच एंगल देखिए। जी सर। प्लेन और इस स्लोप के बीच का एंगल देखिए, ना तो ये पूरा डायरेक्ट 90 है और ना तो पूरा 1 है, 180 कहने का मतलब। तो ये एंगल जो बनती है वो क्या है? 90 से अधिक है किंतु 180 से कम है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल है। जी सर। जी सर। दूसरा एक कोण हमारे लोग के सामने आ रहा है, जिसे हम लोग रिज कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जी सर। रिज कोण या स्ट्रेट एंगल, वो कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं कि रिज कोण या स्ट्रेट एंगल। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए। लाइन सर, लाइन पे बना कोण हमेशा रिज कोण होता है। और कोई बताइए। या सर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग स्कूल में सर पीटी करते हैं, जी तो जब हम लोग पीटी करते हैं तो हमारे दोनों हाथों को सर ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। जी बिल्कुल मतलब हाथ हमारे सर के ऊपर रहेंगे। तो उस स्थिति में सर जो हमारे शरीर के साथ और शरीर और हाथ के बीच में जो सर कोण बन रहे हैं, उन्हें हम सर रिज कोण कह सकते हैं। नहीं, शरीर और हाथ के बीच का कोण क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? शरीर और हाथ के बीच का कोण मतलब ये कहना चाहते हैं कि सर जो हमारा हाथ जो है पीटी के दौरान जब हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा देते हैं और हमारा शरीर हाथ ऊपर सीधे, पैर हमारा नीचे रहता है, तो हाथ और पैर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं सर। अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में रहते हैं। तो हमारे मतलब शरीर से हाथ के बीच जो सर कोण बन रहा है, जी जी उसे सर हम लोग
रिज कोण कह सकते हैं ना? नहीं, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीधे खड़े होते हैं एकदम स्ट्रेट, जी सर, जिसे जी, कह रहे हैं, जी, अगर हम जी। सीधे खड़े होते हैं एकदम स्ट्रेट, तो क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र। जी सर। अगर हम सीधे खड़े हो रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जिसे गुरुत्व केंद्र, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन होके गुजरती है वो हमारे शरीर के बीचों बीच से होके गुजरेगी। तो उस लाइन पे जो कोण बनेगा दैट इज द रिज कोण या स्ट्रेट एंगल होगा। किंतु अगर हम शरीर को अगर थोड़ा मेरा झुकाएंगे आगे की तरफ या पीछे की तरफ तो वो रिज कोण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 180 से कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे के शब्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि ज्यामिति में एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम अपनी लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर सुनील यादव। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। अब अपनी दोस्त शिवानी को दीजिए इजाजत। अगली बार कुछ और नया लेके जुड़ेंगे आपके साथ। आप सुनते रहिए अलवर की आवाज 90.8 FM। तम सो